क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिएगा आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उड़ जाएंगे आपके। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हम पुलिस वालों का सामना अक्सर खूंखार मुजरिमों से होता रहता है। ऐसे ऐसे खूंखार मुजरिम जिनकी महज दास्तान सुनकर ही आम इंसान की हवाइयां उड़ सकती हैं। ऐसा ही एक मुजरिम आम लोगों के बीच नहीं बल्कि मेरे घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। आखिर किसी मुजरिम ने मेरे घर पर वो कटी हुई उंगलियां क्यों भेजी थी? उसके पीछे की दास्तान हैरत से भरी थी। एक आम इंसान से लेकर एक खूंखार मुजरिम बनने तक की दास्तान, जिसमें इंसानी जिंदगी का हर जज्बात था। लेकिन उन जज्बातों ने कब, क्यों और किन हालातों में उन गुनाहों को जन्म दिया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। अरे अच्छे से पकड़ो। बाय बाय। और अब आप भी ना रोक पाओगे मन्नू। रिंकी मेरी बात सुन। रिंकी और चढ़ा लो सर पे से। छोले कुलचे चलो। सर यहाँ कचरे की थैली में ही उंगलियां कटी हुई मिली हैं। इन उंगलियों के अलावा कुछ और मिला? अभी तक तो नहीं सर, हालांकि हमारी टीम यहाँ आसपास सर्च कर रही है। इन उंगलियों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर इसका आधार आईडी होगा तो फिंगरप्रिंट्स। सर, उन कटी हुई उंगलियों से ये मंजू सिंह का आधार आईडी सामने आया है। हमें लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। करनाल पुलिस से कांटेक्ट करो और मंजू के आधार आईडी पे ये जो करनाल का एड्रेस है यहाँ पर जाओ। हो सकता है मंजू सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ है मंजू? सर मंजू यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती? और आप क्या लगते हैं मंजू के? हम मंजू के माँ बाप हैं, लेकिन आप मंजू के बारे में पूछना क्या है? मंजू की आधार आईडी पर यहाँ का एड्रेस है। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मंजू की कटी हुई उंगलियां मिली हमें, तो पॉसिबल है उसका मर्डर भी हो गया होगा। अब यहीं पर बताएंगे या फिर थाने ले जाकर बात करें आपसे? सर हम कुछ छिपा नहीं रहे। 2 साल से मैंने मंजू को नहीं देखा। तो फिर 2 साल से थी कहाँ वो? पहले छोड़कर भाग गई। कौन था वो लड़का? हम उसे नहीं जानते साहब, लेकिन उस लड़के ने मंजू को इतना बरकरार दिया था कि उसने अपने घर से अपनी माँ के गहने, जेवर, पैसे सब चुरा करके उस लड़के के साथ भाग गई और हमें फोन करके बताया कि पापा, मुझे लगता था कि आप मुझे समझोगे, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका फोन कभी ऑन नहीं हुआ। वो हमको भूल गई थी तो हम भी उसे भूल गए। भूल गई या फिर 2 साल बाद उसे ढूंढ निकाला और उसे? ऐसा हमने कुछ नहीं किया सर। जरूर उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया होगा। मंजू के माँ बाप का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है वो झूठ बोले या कोई कहानी बना रहे हो। राइट सर, लेकिन मंजू के फादर ने मंजू का जो नंबर दिया था वो अब भी बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उसमें उस लड़के का नंबर हो जिसका जिक्र मंजू के फादर ने किया था। ओके सर। सब मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। लाश के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिया गया। तो सर हाथ क्यों? मंजू के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 2 साल पहले तक मंजू एक राजवीर सोलंकी नाम के लड़के को काफी कॉल करती थी। ये राजवीर पानीपत में मंजू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का कुश्ती पहलवान था सर वो।
121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा। मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा, गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल, बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है। क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। क्या हुआ, पहले आपके बेटे से पूछ लेते। तो मंजू के सबसे अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 साल पहले मंजू ने किस लड़के के साथ भागकर शादी की थी। जनाब मालूम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना जी, मैंने 2 साल से मंजू को देखा भी नहीं है। सब पक्का ये बाप बेटे हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मंजू की तस्वीर पड़ोसियों को दिखाओ, पता करो क्या पिछले 2 साल में किसने मंजू को यहाँ पर देखा था, और ये भी पता करो कि मंजू की जिंदगी में राजवीर के अलावा कोई और भी था। ओके सर। ये क्या हुआ है? तो असल लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलना तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूँ तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन भाग गई थी, और इससे पहले मैं भाग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। ये मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी, खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? सर पिछले 2 साल से मंजू को राजवीर के घर के आसपास भी नहीं देखा गया, और राजवीर के पिछले 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का कोई दूसरा नंबर नहीं मिला। तो मंजू के माँ बाप झूठ तो नहीं बोल रहे कि 2 साल पहले मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई थी? लेकिन सर मंजू की लाइफ में कोई ना कोई लड़का जरूर था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंजू 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? मौत की वजह? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मंजू के दोनों हाथों की उंगलियां काटी गई, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। और हाँ सर, मंजू के सर पर एक चोट का निशान भी है, और उसकी मौत 16 अप्रैल की रात को हुई थी। हमें मंजू की लाश 17 अप्रैल को मिली, प्रेग्नेंट। पति कौन है उसका? सर फिलहाल मुझे राजवीर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक काम करें सर, उसका डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करवा के देखें। चौधरी, डीएनए रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और हमारे पास वक्त है नहीं। मंजू के पेरेंट्स का कहना है कि 2 साल पहले मंजू घर छोड़कर भाग गई थी, तो हमें पता करना है कि 2 साल तक मंजू कहाँ थी और किसके साथ थी। एक काम करो, पानीपत में जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब जगह जाओ। मंजू प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाती होगी, हो सकता है वहां से हमें उसकी पति की कोई लीड मिले। ओके सर। मंजर सामने आने वाले थे, जिसमें मंजू के मर्डर से लेके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के मंजर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर थे। तब हम इस बात पे फोकस कर रहे थे कि मंजू का पति कौन है, और मंजू के पेट में पल रहा वो बच्चा किसका था। मंजू की आप बीती में हमें मंजू के पेरेंट्स का रोल भी सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने मंजू की डेड बॉडी को भी क्लेम करने से मना कर दिया था। मंजू का मर्डर इतना ब्रूटल था कि मीडिया ने शुरुआत से ही हम पर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर दी। उस वक्त हमारे पास मीडिया के सवालों के कोई जवाब नहीं थे, और ये सब बातें उस मुजरिम के हौसले बुलंद कर रही थी। एक गर्भवती महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में फेंक दिया जाता है, और पुलिस उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर उस अपराधी की जीत? पुलिस को गुमराह करने में सफल होता नजर आ रहा है। क्या पुलिस मंजू के उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं?
हाँ चौधरी। सर उस मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चल गया जहाँ पर मंजू अपना इलाज करवा रही थी। वहां से मंजू के पति के बारे में कुछ पता चला? सर मंजू के डॉक्टर ने बताया कि मंजू शादीशुदा थी। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उठाओ इस राजवीर को। ओके सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, दरअसल मैं अपने बापू से डर गया था जी। तूने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मंजू का मर्डर तूने ही किया। नहीं सर, मैंने मंजू का मर्डर नहीं किया सर। दरअसल हम दोनों ने 2 साल पहले भागकर शादी कर ली थी और मेरी शादी के बारे में बापू को कुछ भी नहीं पता था। तेरे बापू ने मर्डर किया होगा फिर? नहीं सर, वो तो कभी उससे मिले तक नहीं थे। और वैसे भी मंजू ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था जी। मंजू 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तूने माँ और बच्चा दोनों को मार दिया? जनाब मैंने नहीं मारा जनाब, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, वो 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके पेट में बच्चा था, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। मंजू रहती कहाँ थी? जनाब जब 2 साल पहले हमने भागकर शादी कर ली थी तो सलोनी में एक किराए पर घर लिया था। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो अकेली रहती थी और मैं अक्सर उसके पास आया जाया करता था। हाय। क्या कहा था तुमने? मैंने क्या कहा था? ये हमारा आशियाना है, लेकिन तुम तो इसे अपना गेस्ट हाउस समझते हो। तुम यहाँ सिर्फ लेकिन हो ना हो सर, उस लड़के के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर था ही, और वो बच्चा पक्का उसी का ही है। मेरा बच्चा नहीं है सर। वो कौन था वो लड़का? सर उस लड़के को मैं जानता नहीं, उसे पहली और आखिरी बार मैंने वहीं पर देखा था, लेकिन सर वो बच्चा मेरा नहीं था सर। तो बच्चा तेरा है या नहीं, ये मंजू की डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। मंजू और राजवीर सलोनी में जिस घर में रहते थे उस घर पर जाओ। हो सकता है मंजू का मर्डर वहीं हुआ और बाद में बॉडी को डंप किया गया। ओके सर। सर पानीपत करनाल के बीच एक औरत की लाश मिली है और उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। थोड़ा सा सर मंजू के सलोनी वाले घर में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जैसे लगे कि मर्डर यहाँ पर हुआ हो। करनाल और पानीपत के बीच हमें जिस औरत की लाश मिली है उस औरत की भी उंगलियां काटी गई। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा पता करो क्या उस औरत का मंजू के घर पर आना जाना था? ओके सर। नहीं जनाब, मैं इस औरत को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि मंजू इस औरत को जानती होगी कि नहीं। इस औरत को मंजू के घर में कभी आते जाते तो नहीं देखा है। ये मंजू का हस्बैंड है जो दिल्ली में कहीं जॉब करता है और संडे आता है, और अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं लगता था, पर सर कुछ समय से एक आदमी का यहाँ पे काफी आना जाना हो रहा था। राजवीर भी वही कह रहा था जो पड़ोसन कह रही है कि मंजू का किसी के साथ अफेयर था। पड़ोसन और राजवीर से उस लड़के का स्केच बनवाओ और मंजू के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चले। और इस औरत की पहचान पता करो, क्योंकि हो सकता है मंजू और इस औरत दोनों का कातिल एक ही हो। बेटा लोटन सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि जब हम घर जाएंगे ना, Excuse me, ma'am. What can I bring for you? 1 paneer chili and guava meri. And for you, sir? I mean, आप क्या लेंगे? I would like to have a crisp thin roll stuffed with mashed potatoes and peas with a pinch of salt and turmeric, and yeah, garnish with curry leaves and serve it with a red lentil soup and a white sauce made of coconut. Please make it fast. Excuse me, sir. क्या है ये? रेड डोसा ले आ। ओके सर। राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने जो स्केचेस बनवाए हैं वो दोनों स्केचेस एक ही आदमी के हैं। पता लगाओ कौन है ये। सर। चौधरी, तो मुझे कभी नहीं बताया। आपकी बेटी कहाँ काम करती थी ये आपको नहीं पता? और आपने कभी पूछा भी नहीं उससे? सर मैंने कई दफा उससे कहा था कि अपने कॉल सेंटर का पता घर में छोड़ दे,
आपने बताया कि रोजी की बेटी है, उसका पति कहाँ? रोजी की अपने पति से नहीं बनती थी, इसलिए 3 साल पहले वो अपने पति से अलग हो गई थी। कहाँ रहता है? वो जींद रोड पे रहता था और रोजी से अलग होने के बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया था। कहाँ शिफ्ट हो गए? सर वो मुझे नहीं पता। मैडम आपको आपके दामाद का नाम तो पता होगा। उसका सुनील नाम है। किसी पे शक आपको? कौन आपकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन पहले मंजू नाम की एक लड़की का कत्ल हुआ। ये है मंजू, इसकी भी ठीक वैसी उंगलियां काटी गई जैसे आपकी बेटी रोजी की काटी गई। क्या आप इसे जानती हैं? हो सकता है ये आपकी बेटी रोजी को जानती हो, कभी आपके घर आई हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। कुमार, पता लगाओ रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके पति सुनील का भी पता लगाओ। सर। पुलिस ने उस दूसरी औरत की पहचान कर ली है जिसकी हाल ही में उंगली कटी हुई लाश मिली थी। लेकिन मंजू मर्डर केस की तरह ही पुलिस रोजी के इस मर्डर केस में फिलहाल कोई भी पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है और नाकामयाब नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मंजू और रोजी का कातिल एक ही है या ये कोई 2 अलग अलग लोग हैं? सर, रमेश, मंजू के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसका फोटो उन स्केचेस से मैच करता है जो राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने बनवाए थे। इसका नाम महेश सिंह है सर। इसका मोबाइल नंबर करनाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। करनाल? मंजू भी करनाल की रहने वाली थी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि ये महेश मंजू का कजन है। ये मंजू के कोई दूर के ताऊ का बेटा है। लेकिन मंजू के माँ बाप का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि 2 साल तक मंजू कहाँ रह रही थी। तो फिर ये मंजू का कजन ये मंजू से मिलने क्यों जाता था? और इसे कैसे पता कि मंजू कहाँ रहती थी? सर मैं हमेशा मंजू का सपोर्ट करता था सर। मानता हूँ चाचा जी उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन राजवीर के साथ घर से भाग जाने के बाद से मैं लगातार मंजू के टच में था। लेकिन राजवीर का कहना है कि उसने तो मंजू को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। सर राजवीर ने मंजू की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, बल्कि मंजू तो उसके खिलाफ कानूनी मदद भी लेना चाहती थी। चीट किया था सर उसने मंजू को। उसकी वजह से उसने अपना घर परिवार छोड़ा, अपने पेरेंट्स से अपना रिश्ता खत्म किया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दुख। कहीं तुमने भी बदला तो नहीं लिया? मंजू के माँ बाप के कहने पर तुमने मंजू को... कैसी बातें करें सर आप? मंजू के पेरेंट्स को तो पता तक नहीं है कि मैं मंजू के टच में था। लेकिन मंजू का मर्डर हो गया, अभी तुम हमारे पास नहीं है। सर क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम से, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मंजू के साथ इतना बुरा हो सकता है। इसे जानते हो? नहीं सर, और वैसे भी मैं पानीपत में कम ही आता था। मंजू ने कभी तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि तुम्हें अजीब लगा? सर मंजू ने राजवीर के अलावा कभी किसी की बुराई नहीं की। मुझे लग रहा है शायद राजवीर ने ये कांड किया है, क्योंकि मेरी नजर में वही एक ऐसा लड़का है जो किसी भी हद तक जा सकता है। सर राजवीर और मंजू के पड़ोसन को लग रहा था कि ये महेश मंजू का लवर है, लेकिन ये तो मंजू का कजन निकला। सर कहीं ये एंगल मंजू के पेरेंट्स से तो नहीं जुड़ा? शायद ऑनर किलिंग, क्योंकि वो लोग भी मंजू और राजवीर की शादी के खिलाफ थे। अगर एंगल वाकई ऑनर किलिंग का है तो फिर राजवीर का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। एक काम करो, इन सब के डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करो। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। राइट सर। मंजू पापी नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ, आपने तो उसे भुला ही दिया था, लेकिन मैं 2 साल से मंजू की शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, और आपने मुझे मंजू से दूर रखा। टुकड़े टुकड़े करके किसी ने उसे जानवर की तरफ फेंक दिया, और आखिरी बार में उसे कलेजे से लगा के रो भी न पाई। मंजू हमारा अतीत थी, वो 2 साल पहले ही हमारे लिए मर चुकी थी। अब उसकी जगह हमारी यादों में भी नहीं होनी चाहिए।
सिंह साहब, आपको हमारे साथ चलना है। चलना होगा? आपका डीएनए टेस्ट करवाना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दीदी मैं बोल रही हूँ, मान लो मेरी बात, भूल जाओ मम्मी पापा क्या कहेंगे और भाग जाओ जुगल जीजा जी के साथ। बाकी की सारी सेटिंग मैं कर दूंगी पक्का, ठीक है? ए छोरी, क्या सिखा रही है अपनी बहन को? अजी सुनते हो? जल्दी आओ। क्या सिखा रही है? हाँ बोल, क्या सिखा रही है? देखो क्या, क्यों चिल्ला रही हो? ये दोनों बहनें मिलकर क्या प्लान बना रही है? ये उस लड़के को जीजा जी बोल रही है और इसे बोल रही है उसके साथ भाग जा। ना ऐसे कैसे भाग जाएगी? मैं क्या बावली पूछूं? तने किसके फोन आते रहते हैं? हैं? ना बता दे, कहीं ऐसा ना हो रिंकी से पहले थारी टांगे तोड़नी पड़े। कंजर खाना बना के रखा घर को। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में मंजू या मंजू से जुड़े किसी भी इंसान का नंबर नहीं मिला। रोजी के बैकग्राउंड में कोई लवर? फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में किसी कॉल सेंटर का नंबर भी नहीं मिला। पर रोजी की माँ का कहना है कि रोजी कॉल सेंटर में काम करती थी। सर मैंने रोजी की कॉल रिकॉर्ड अच्छे से स्टडी की है। अक्सर रात के वक्त रोजी का फोन रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया तो मतलब रोजी, एक काम कर, जिन जिन रेड लाइट एरिया में रोजी का नंबर एक्टिव रहता था वहां पूछताछ कर। सर मम्मी, ये मेरा दोस्त लोटन। नमस्ते। लोटन, स्ट्रेंज नेम। जी, यो नाम मेरी मम्मी ने दिया है जी। अच्छा, प्लीज कम, हैव सीट। तो लोटन तुम काम क्या करते हो? ऑटो है जी मेरा। ऑटो ड्राइवर? नहीं जी, मतलब ऑटो मेरा खुद का है, मैं ओनर हूँ उसका और अपनी मर्जी का भी। मम्मी, आपको पता है मैं ना लोटन के ऑटो में ही रोज कॉलेज जाती हूँ और पता नहीं टाइम कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको पता ही है ना, बातें ऐसी करता है कि कोई भी इंसान ना हंस के लोटपोट हो जाए। शैली, तुम इस ऑटो वाले को यहाँ मुझसे मिलवाने लाई हो? तेरा दिमाग तो ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है you don't know these illiterate people. Auntie, I'm definitely an auto driver, but I've planned everything. I've planned my future, and trust me, it's bright. I'll soon begin my own startup. जैसे कैब सर्विसेज होती हैं, वैसे ऑटो सर्विसेज। I've planned everything. मेरी सारी प्लानिंग्स में अच्छी तरह समझ गई। अब निकल यहाँ से और दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। फ्रॉड। बेबी बेबी, लोटन एक सेकंड बात सुनो, हम बैठ के। Cool babes. कोई बात नहीं, तेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ तेरी गली से तेरा नाम लेकर, और ये मोहब्बत है जो ना कभी मिटी थी और ना मिटेगी। शैली, तुझे इस ऑटो ड्राइवर के अलावा कोई लड़का पसंद नहीं आया? मॉम, मैं लोटन से प्यार करती हूँ। सर ये कुलचे वाला है, ये बोल रहा है रोजी को जानते हैं। क्या जानते हो तुम रोजी के बारे में? साहब वो रोजी धंधा करती थी साहब, और वो और एक लड़का अक्सर मेरे यहाँ से छोले कुलचे खाते थे। कौन लड़का? और ये रोजी का क्या लगता है? तल्ला था साहब उसका, वो सोनू नाम था उसका। सोनू? कहाँ मिलेगा सोनू? ये जो रोजी का मर्डर हुआ है ना। ऐसी नहीं थी सर। अच्छा, ये सुनील उर्फ सोनू आजकल है कहाँ? कुछ तो आइडिया होगा आपको? सर मुझे नहीं मालूम। साहब उस रोजी को ना ये धंधा अच्छा नहीं लगता था। तो क्या सोनू उससे जबरदस्ती काम करवा? सर वो तो उसके लिए और हमारे लिए ग्राहक लेके आता था। ये सोनू मिलेगा कहाँ, तुम्हें मालूम है? उसका फोन तो कई दिन से लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसका एक दोस्त था जाकिर, उसके घर पे उसका आना जाना था। जाके उससे बात करो। कहाँ रहता है जाकिर?
सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया सर। तो फिर हमारी टीम को देखकर भाग क्यों रहा था? तो साहब मैं डर गया था, लेकिन फिर मेरे को रोजी के मर्डर का मालूम चला। याद रहता है सर, मुझे तो ठीक से उसकी शक्ल भी याद नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि सर वो सरदार था और उसी ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सोनू ने खुद ही किसी नफरत की वजह से अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर उसके पास वो शायरी छोड़ दी। लेकिन सर मैंने सोनू की हैंडराइटिंग भी शायरी की लिखावट से मैच करके देखी है, मैच ही नहीं हुई है। अगर सोनू सच बोला है तो पॉसिबल है कि मंजू ने उसी सरदार की टैक्सी हायर की हो जिसकी रोजी ने की थी, क्योंकि दोनों की मर्डर ऑपरेंडी सेम। सभी टैक्सी स्टैंड पर पता करो, एक सरदार टैक्सी वाले को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। राइट। सर मैंने पानीपत और आसपास के एरिया के लगभग सभी टैक्सी स्टैंड्स में चेक किया, लेकिन ऐसा कोई भी सरदार नहीं मिला जिसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो और वो टैक्सी चलाता हो। पॉसिबल है कि वो टैक्सी वाला सरदार हो ही नहीं, बल्कि किसी ने सरदार के गेटअप में पहले मंजू का और बाद में रोजी का मर्डर किया। सर हमें कुछ पता चला रिंकी का? नहीं कुछ पता चला, उधर क्या है सब जगह। कल 8 बजे। हाँ अरे चौधरी साहब, कुछ परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब कुछ नहीं। भी नहीं। पक्का ना? हाँ। पहले कुछ बात हो तो बताइएगा। पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिए आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। सर इस फुटेज में तो ये सरदार उस बॉक्स को रखता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसी सरदार ने वो कटी हुई उंगलियां आपके घर के गेट पे रखी। और सर रोजी के साथ जो टैक्सी ड्राइवर देखा गया था वो भी एक सरदार था। लेकिन चौधरी, ये बंदा सरदार नहीं, नकली सरदार है, इसने भेष बदला हुआ है और ये जो भी है मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ कुमार। सर आपके नाम पे एक लेटर आया है और उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है। सर लेटर। आदिल साहब, ये उस चौथी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उंगलियां आपको आपके घर पे मिली होंगी। इस लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई, उसके बाद उसकी 10 की 10 उंगलियां काट दी गई। मौत 7 मई की रात को हुई और उसी रात आपके मोहल्ले की एक लड़की गायब हुई। कुछ परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब कुछ नहीं। भी नहीं। पता करो ये लेटर कहां से पोस्ट किया गया। सर सब जगह देख लिया उसको, है ही नहीं वो कहीं पे, समझ नहीं आ रहा कहां ढूंढे उसको जाके। एक नंबर का लफंगा है, अब ना उसका फोन मिल रहा है और ना ही रिंकी का। कहां रहता है जुगल?
चेक करो सब जगह। सर, यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। चौधरी, हो सकता है जो मुझे चैलेंज कर रहा है वो ये जुगल ही हो। रिंकी और जुगल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो। फोन क्यों किया था? दरअसल सर बात यह है कि मैं एक बानी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। काफी टाइम से हमारा अफेयर चल रहा था सर। जुगल ने एक दिन फोन पे मुझे बोला कि बानी मुझसे चीट कर रही है। तो बानी का जुगल के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो क्या है कि जुगल से मन भर गया था उसका, इसलिए अपनी बहन रिंकी से टांका फिट करवा रही थी उसका। ये जुगल कहाँ है अभी? अंकल वो मैं जुगल को प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का अच्छा था। इसके लिए मैंने सोचा कि दीदी को उसके साथ, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी बानी। तू जुगल से प्यार करती थी और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी ना हुई। मैंने रिंकी को सब कुछ सच सच बता दिया है। सुबोध, उसका जुगल से क्या कनेक्शन? जुगल ने सुबोध को भी मेरे खिलाफ बोल दिया था। मेरे घर के बाहर कटी हुई उंगलियां मिली किसी लड़की की, और हमें शक है कि शायद वो उंगलियां रिंकी की हैं। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? बानी बोलो, जुगल कहाँ? अंकल मैं आपको सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जुगल कहाँ है। मुझे खत लिखने वाले का कहना है कि उसने मेरे पड़ोस की एक लड़की को मार डाला। हमें अभी तक किसी लड़की की लाश नहीं मिली। रिंकी गायब है जुगल के साथ। एक काम कर, बानी और सुबोध दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल। हाँ सर, एक औरत आई है अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। सर ये मेरी बेटी शैली है, कल रात से ये घर नहीं आई है और इसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज इसे जल्दी ढूंढिए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, एक लोटन नाम का ऑटो ड्राइवर। शैली तो नादान है, वो कह रही थी कि वो लोटन से प्यार करती है, लेकिन मुझे शक है कि शैली के गायब होने में उस लोटन का ही हाथ। कहाँ रहता है लोटन? ताला तोड़वाओ। सर ये देखिए। सर ये देखिए, यहां पर भी ब्लड के ट्रेसेस है, लेकिन सर ये ब्लड सूखा है, जबकि लोटन की बॉडी पर जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो ये ब्लड किसका है? लोटन के पड़ोसियों से पता करो इसका किस किस से मिलना जुलना था और कहाँ कहाँ आना जाना था। ओके सर। हाँ बोलो कुमार। सर जिस एरिया में रिंकी का फोन बंद हुआ था उस एरिया में रिंकी की लाश भी मिली है। तेरे कूचे में कटी उंगलियां फेंक के हम सीना तान के निकलते हैं। मैं वो हूं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आदिल साहब, मुझे नहीं, मच्छर पकड़ो। कुमार सर हमने जिन जिन सस्पेक्ट्स के डीएनए करवाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। सर मंजू के बच्चे का डीएनए महेश के डीएनए से मैच करता है। हाँ सर, मैं मंजू का कजन हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसे पसंद भी करता था। फिर हमें अचानक एक दिन पता चला कि वो पेट से है।
सर मैंने मंजू को कई बार बोला कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो नहीं मानी सर। कि इसका मतलब ये नहीं है सर मैं उसे मार दूंगा। नहीं सर, मैंने मंजू को नहीं मारा सर। जुगल, सुबोध और महेश ये सभी हमारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स थे, लेकिन इनमें से किसी का भी इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था। और हमें पक्का यकीन था कि कातिल जो भी है उसका शैली और लोटन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए हमने इस केस की हर बारीक से बारीक चीज को रिविजिट करना शुरू किया और एक नया नतीजा सामने आया। सब पूछताछ में पता चला है कि लोटन का एक चरण नाम का दोस्त हुआ करता था जो टैक्सी चलाता था और वो लोटन के साथ ही रहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने लोटन का घर छोड़ दिया था। सर ये चरण लोटन की हत्या के बाद से गायब है। और कोई खबर? सर चरण के बारे में ये पता चला है कि वो यूपी का रहने वाला था और आईपीएस की तैयारी कर रहा था। और ये भी सामने आया है कि ये चरण मंजू के ही कॉलेज में पढ़ता था, वो उससे 2 साल सीनियर था। सर लोटन के एक ऑटो वाले दोस्त से चरण के एक ठिकाने का पता चला है। शैली को भी उठा लिया। शैली बस मेरी होने ही वाली थी कि आप लोग आ गए और मुझे उठा के यहां ले आए। क्या बनना चाहता था? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन इतना भी नहीं जानता कि कानून किस तरीके से काम करता। जानता तो ये जरूर पता होता कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हत्थे जरूर चढ़ता है। चरण आज भी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के लिए सिर्फ सिस्टम को ही कसूरवार समझ रहा है, जबकि सच ये है कि इंसान अपनी हालत और हालात के लिए खुद भी जिम्मेदार होता है। किसी इंसान की कामयाबी का फैसला इस बात पे भी होता है कि उस इंसान ने अपनी गलतियों से क्या सीखा। यह केस मंजू के मर्डर से शुरू हुआ था। मंजू इस केस का एक ऐसा यादगार चेहरा था जिसकी जिंदगी में गुनाह हर मोड़ पर दस्तक दे रहा था। राजवीर को ठीक से समझे बिना मंजू ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और राजवीर से धोखा खाने के बावजूद मंजू महेश की नीयत को नहीं समझ पाई और चरण को अपना दोस्त मानकर उसने चरण के सामने अपने माजी के सारे पन्ने खोल दिए, जिसने चरण की नाक। ऐसी सोच हमेशा इंसान की बर्बादी की वजह बनती है। कहते हैं जो इंसान अपनी हार कबूल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। लेकिन जो इंसान अपनी हार कबूल नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, कहीं ना कहीं उनके कामयाबी होने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और चरण इसकी जीतती जागती मिसाल है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। एसपी राकेश श्रीवास्तव और आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हम पुलिस वालों से यह उम्मीद रखते हैं कि हम अपराधियों को पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। और यकीन मानिए कि हम अपराधियों को पकड़ने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें सजा नहीं दिला पाते हैं। कमी हमारे सिस्टम में नहीं है, कमी है तो गवाहों की और सबूतों की। लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं मानते और पूरी कोशिश करते हैं कि अपराध और अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचा सके। रेडियम मुंडा के खिलाफ न तो हमें कोई पुख्ता सबूत मिला है और न ही अभी तक कोई गवाह। यह कोर्ट ये फैसला लेती है कि रेडियम मुंडा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आजादी मुबारक हो। धन्यवाद। एसपी साहब मिलना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। भाई शहर के एसपी साहब मिलना चाहते हैं, जब आप कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। हाँ, कम 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 आओ बैठो। कैसे हो भाई? बस दुआ है आपकी। वैसे तो ये मीटिंग एक अनऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे हम ऑफिशियल कर सकते। सर ये चूहे बिल्ली का साथ तो होता है, मगर ये हनीमून कपल्स की तरह हाथों में हाथ नहीं अच्छा लगता। 3 बार कड़ी मेहनत करके आपने पकड़ा मुझे, मगर अफसोस एक बार भी कुछ साबित नहीं कर सके। यक्कर, और ये खुशी तुम जो मुझे दिखा रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि पुलिस वालों के हाथ कानून से बंधे हुए हैं और तुम तो फ्री हो गैर कानूनी हथकंडों के लिए। लेकिन जरा सोचो, अगर पुलिस वाले भी तुम्हारी तरह गैर कानूनी हथकंडे करने लगे, तुम बचोगे नहीं। टुकड़े टुकड़े करूंगा, कहीं ढूंढ के निकले।
जी सर। एसपी साहब को बोलो अपने गुस्से पे काबू रखे। ओके सर। पुलिस वालों क्या है? रखो। सर चाय ज्यादा गर्म है, फूंक कर पीजिएगा। Come on राकेश, you have to do it. बिस्किट चाय में डूबने के बाद कैसे नरम हो जाता है ना। अब तुरंत नहीं खाओगे तो ये फिर ये चाय में फिर से गिर के डूब जाएगा। तुम्हारी हालत अब इस चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह हो रही है। हमारे साथ इतने रहने के बाद तुम्हारे जो अपने लोग हैं ना, वो भी तुम्हें विश्वास नहीं करेंगे। मतलब तुम अब डूबे हुए बिस्किट की तरह करारे नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ सर कि ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोई बिस्किट नहीं हूँ एसपी साहब। रेडियम मुंडा हूँ, रेडियम मुंडा। ना मैं चाय में डूबूंगा और ना ही मुझे खा लिया जाएगा। इस चूहे बिल्ली के खेल में टाइम वेस्ट नहीं कर। एक गोली तो सर पे गेम ओवर। मैं तो कहता हूँ कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देना। और अगर मैं ना मानूं तो? क्या है कि आजकल तुम्हारे एरिया में सीआरपीएफ बहुत घूम रहे हैं। सोचते नहीं है लोग, सीधे ठोक देते हैं। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, मुझे अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, लेकिन क्या वो तो तुम ही बता सकते हो। अब सर यहाँ इस एसी रूम में आपके साथ बैठकर तो इंफॉर्मेशन निकलेगी नहीं। इसके लिए मुझे भी वहीं जाना होगा जहाँ की खबर है, अपने गांव। राइट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ? हमारा यकीन ना तोड़ो तो बिल्कुल कर सकते हो। वेल डन राकेश। अरे सर, गुड जॉब। थैंक यू सर। सर यस सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक आदमी लगाना चाहिए सर। इस पर नजर रखेंगे वो लोग? वो मैं पहले कर चुका हूँ। नॉट रियली। आपको तो पता है वो एम्स में एडमिट है, ऑपरेशन होना है उनका। 1 महीने के पहले फ्री नहीं हो पाएंगे। सर आई एम सॉरी, लेकिन हमें डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएम साहब के बगैर कैसे होगा? सर आई अंडरस्टैंड, मगर सर विद्रोहियों का हौसला बहुत बढ़ गया है। सर इस इनोवेशन से हम बहुत स्ट्रांग मैसेज दे सकते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे जवानों का हौसला हमेशा बुलंद रहेगा। अदरवाइज सर वही अखबारबाजी शुरू हो जाएगी, सामान पड़े पड़े खराब हो रहा है, प्रशासन सरकार सो रही है और विद्रोही ऐश कर रहे हैं। तो ठीक है, एक डेट फाइनल करते हैं। मैं 28 मई को जगदलपुर जाऊंगा। आज 25 है। मैनेज द मीडिया एंड मेक इट बिग। आई गॉट इट सर। अभी निकलोगे? रास्ता खतरनाक है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आपकी दुआ से मेरी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। आई विल मैनेज सर, डोंट वरी। आई सी यू ऑन 28 मई। ओके, टेक केयर। नमस्कार जी, कहिए। हम जनगणना विभाग से आए हैं। इस घर में कौन कौन रहता है, कौन क्या करता है और इस घर का मुखिया कौन है? हाँ जी, सभी लोग आ गए। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। जी मैं फॉर्म निकालती हूँ। हेलो साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आदमियों को मुझ पर शक हो गया है कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ। तुम परेशान मत हो रे। देखो
जब सेफ महसूस हो तभी मुझे कांटेक्ट करना, ओके? साहब मैं आज जगदलपुर में आपसे मिल सकता हूँ? वो निकल गया है मास्टर। अच्छा है, मिशन शुरू। लेवल 1 स्टार्ट्स नाउ। अरे सुनिए, ये अपना इनहेलर तो रख लीजिए। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, शाम के 8 बजे तक आ जाऊंगा। और वैसे भी राजीवाड़ा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है बस। फोन रख लीजिए ना, रास्ते में बहुत धूल होगी। आपको अस्थमा का अटैक आ गया तो? ओके ओके ओके। अच्छा मिठू आए तो उसको बोलना कि पापा जब वापस आएंगे ना तो 2-2 हाथ करेंगे। पता है, एसपी सर भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा खेलने लगी है। बेटी किसकी है? वैसे मैडम, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपका पति अस्थमा का पेशेंट बनने से पहले यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन का चैंपियन था और आज भी बहुत जान है। ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाएगी। तुम ऐसा कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ। अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ओके बाय। बाय। हेलो सर, हमारे मिशन का लेवल 2 शुरू हो गया। इस बार हमारे की है, उससे तो यह साफ था कि उन्हें पता चल चुका था कि रेडियम हमसे मिला हुआ था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी इससे जुड़े हुए सभी लोगों की सिक्योरिटी, क्योंकि रेडियम हमसे मिला हुआ है इस बात की खबर या तो मुझे थी या कलेक्टर सर को। और रेडियम ने इस बात की जिक्र अगर अपने घर वालों से की होती तो भला उसके घर वाले उसे क्यों मरवाते। मैं इन सवालों में उलझा हुआ था कि मुझे अचानक पता चला कि कलेक्टर सर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और एक बैड नेटवर्क एरिया में होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। मेरा मन एक अनजाने खतरे के एहसास से भर गया। सर, सीआरपीएफ कैंप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमारा गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब अपनी योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको लगेगा कि हम और हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही। रेडियम का मर्डर स्पॉट पे चलो। ये योजना आप सबकी भलाई के लिए है। अरे कलेक्टर बाबू, अपना ये योजना का तंबूरा ना कहीं और जाके बजाइए। बस बातें ही होती है आप लोगों की, कुछ होता जाता नहीं है। योजना और हित की बात करते हैं आप। जरा मेरे घर में आकर देखिए कि मेरा बच्चा दवाई बिना मर रहा है। दवाई तो छोड़िए साहब, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए 2 निवाले भी नहीं है मेरे घर में। सही बात है। हाँ सही बात है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे रहते आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपनी गाड़ी से आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। चलिए आप मेरे साथ। खतरा हो सकता है। देखो, विश्वास को सिर्फ शब्दों से नहीं जीता जा सकता। विश्वास जीतने के लिए विश्वास करना पड़ता है। चलिए आप मुझे बताइए। देखिए, आप लोग यहाँ इंतजार करो, ठीक है? उन्होंने अगवा कर लिया है। कितनी अच्छी खबर सुनाई सर आपने। जी सर, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। मिशन जिंदाबाद सर। वहाँ सीएम साहब इलाज के लिए दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन सो रहा है। क्या कोई है जो राज्य की जनता का रखवाला बनेगा? 26 मई 2018 एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरे जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले तमाम गांव और कस्बे में एक के बाद एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं घटी जैसे मेरे करियर में पहले कभी नहीं घटी थी। सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक थी या फिर किसी बड़ी साजिश का सिर्फ ट्रेलर था। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इस एरिया के एसपी कहाँ है? क्राइम सीन पर सर।
कितने लोग थे? 3-4 लोग थे साहब। 3-4 लोग थे। अब किस तरफ गए? इस तरफ गए साहब। कलेक्टर साहब को लेके गए इस तरफ पैदल? नहीं साहब, छोटी गाड़ी लेके आए थे। तुमने नंबर तो नहीं देखा होगा? नंबर याद है मुझे साहब। नंबर नोट कर। राजीव, वहाँ क्या खबर है? सर, विद्रोहियों ने रेडियम को मारा और गांव वालों ने उसकी लाश जला दी। अब लाश जल गई तो हम पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेज सकते, और विद्रोही उसके परिवार वालों को भी अपने साथ लेके गए। सर, यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। एक आदमी जिसने ये सब कुछ देखा और रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने उसको भी मार दिया। उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है सर। तुम एक काम करो, एक पुलिस की टुकड़ी वहाँ पे छोड़ो तुम, 48 घंटे के लिए, और तुम यहाँ पे आ जाओ। सर, संभाल लो अपने आप को, कुछ नहीं होगा पापा को। हेलो मैम, कैसे है ये, कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पति को ढूंढ निकालूंगा। ओके, आई प्रॉमिस मैम, प्लीज। ये तो कलेक्टर सर का फोन है। सर, हमने उन लोग के स्केचेस बनवा लिए हैं जिन्होंने कलेक्टर सर को किडनैप किया है। एसपी से बात कराओ। जी सर। जैन सर, क्या ऑर्डर है सर? ऑर्डर से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। आपके इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के कमांडेंट रुद्रासुरी आपको ज्वाइन करेंगे। रुद्रासुरी को कनेक्ट करो। जी सर। जैन सर। सर, हमने चश्मदीदों की मदद से और शूट किए गए वीडियो के आधार से कुछ स्केचेस बनवाए हैं। ये है करिया, जिसने रेडियम को मारा। ये है जुनकी, करिया की वाइफ। ये दोनों बेहद ही खतरनाक विद्रोही हैं और इनको खाली हाथों से हराना नामुमकिन है, क्योंकि ज्यादातर ये सारे हथियार चलाना बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। और ये है बिरसा, ये इन सब में सबसे खतरनाक विद्रोही है, जिसने हमारे कलेक्टर साहब को किडनैप किया है। इन सब का और एक साथी है जोगी। इनके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गांव में किसी ने कुछ बोला? मतलब विद्रोहियों का ठिकाने के बारे में कुछ पता चला? सर को कहाँ लेके गए, इसके बारे में कोई डिटेल विटेल? नहीं सर, इनके खिलाफ किसी भी गांव में कोई कुछ नहीं बोलता है। माना जाता है कि रेडियम इनका बेहद करीबी था और रेडियम ने इनको ट्रेन किया था, और रेडियम ने ही उसके बॉस मास्टर से इन सबको मिलवाया था। लगता है अब ये मास्टर के साथ मिलके रेडियम और उसके फैमिली से दुश्मनी कर रहे हैं। और एक बात सर, ये जो उसका मास्टर है, ये इन सबका सरगना है, और कहा जाता है कि पिछले 15 साल में किसी को भी इसकी तस्वीर नहीं मिली। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कि ये किसान हो सकता है कि मजदूर हो सकता है कि ये सरकारी कर्मचारी हो, या तो फिर टीचर, लेकिन अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। रेडियम इनका राइट हैंड हुआ करता था, और आज ये इनका किलर है। दैट्स इट सर। सो व्हाट डू यू प्रपोज? कॉम्बिंग ऑपरेशन सर। With due respect, sir, I don't agree, sir. I cannot agree, sir. एक के बाद एक इतनी बड़ी हादसाएं हो रही है, sir. And they are all connected, sir. They are all connected. ये तीनों रेडियम के अंदर काम करते थे, सर। और जितना मैंने विद्रोहियों को ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है, सर, ये लोग अपने लॉयल्टी इतने जल्दी शिफ्ट नहीं करते, सर। मुझे लग रहा है, सर, कि ये कोई साजिश है, सर। बड़ी साजिश है, सर। It could be a trap, sir. Why should we walk into it? और अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करने वाले हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, सर। लेकिन उसके बगैर हम लोग कलेक्टर साहब को बचाएंगे कैसे? ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट ऑपरेशन ही होगा। आई एम ऑर्डरिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन। राइट सर। जैन सर। जैन सर। सर, आप अभी तक काम कर रहे हैं, घर नहीं जाना क्या? घर घर वालों से होता है, खाली दीवारों से नहीं। वहां मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा? मेरा तो सब कुछ ये स्कूल और मेरे छात्र हैं। समझ गया। तेरे तो बीवी बच्चे हैं ना, और मुझे अपने बच्चों का अभी प्रश्न पत्र बनाना बाकी है। आज शुक्रवार है, सोमवार को परीक्षा है। अब तू जा, मैं बंद कर दूंगा। जी सर। आपको कुछ चाहिए? एक बोतल पानी भर के दे दे मुझे। कलेक्टर साहब की पत्नी अब कैसी है? मैं डीएम साहब का साला हूँ, मुझे डी से मिलना है। ओके सर, एक मिनट आइए। कौन है? मैडम, आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते दी, मैं विजय, साथ में मेरी फैमिली भी। भेज दो। दी? भैया, भैया
अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी और बच्चे नहीं आए? बस अब मैं नहीं चलूंगा और। ऐसा है कलेक्टर, चुपचाप चल। और वैसे भी ना अभी बहुत लंबी दूरी चलनी है। सर इज नॉट इजी। ये एरिया बहुत बड़ा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन सर, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं जानता था कोई हमें उलझा रहा है, कोई हमें घुमा रहा है। यू सेड दैट दिस इज पॉसिबल। कम ऑन। सबके पीछे विद्रोही का उद्देश्य कुछ और ही है। उन लोगों ने शतरंज की कोई बड़ी बिसात बिछाई है। कलेक्टर सर और रेडियम की फैमिली तो बस उनके लिए मोहरे हैं। खुश रहो। अपने साथ दिया वरना कैसे नहीं देता। इस मिशन के लिए तुम्हारे पति ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है। नाज है मुझे मेरे पति पर। मिशन के लिए सब जायज है मास्टर जी। मिशन पूरा होने के बाद क्या हम घर जा सकते हैं? मुश्किल है बेटा, क्योंकि तुम्हारे बाबा रेडियम ने इस मिशन का प्लान जेल में रहकर बनाया था। अब इस मिशन को कैसे पूरा करना है ये उन पर निर्भर करता है। हमारा काम है सिर्फ उसकी मदद करना। मिशन जिंदाबाद! मिशन जिंदाबाद! अब मुझे जाओ, नजर रख। मास्टर जी, आपने जो टास्क दिया था वो पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं। चलो झुमकी। करिया तुम जाओ। झुमकी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। इससे विद्रोही होने का क्या फायदा जब मैं खुद अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता। लानत है ऐसे बंद। You're right, हाँ? ये कोई साजिश है। I'm telling you, जैन साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है। May their soul rest in peace। लेकिन सर मेरा यह मानना है कि हम इन शहीदों को तभी सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम इन विद्रोहियों को और इनके साथियों को अपनी हिरासत में ले ले। सर मुझे लगता है सर एक कोमिंग ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। हमें गांव-गांव जाकर गांव वालों की मदद लेनी होगी सर इंफॉर्मेशन के लिए। मेरे पास इन्फॉर्मर्स की टीम है सर, हम उन्हें टैप कर सकते हैं। लेकिन आप वो कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों रोकना चाहते हैं? आपने अभी अभी क्या कहा? आईईडी का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ आर्मी यूज करती है, यानी फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन पावर सिर्फ एक कलेक्टर या एक महिला सरपंच को अगवा करके खुश रहेंगे? इट्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिंग ऑपरेशन इज अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। और सर मेरे घायल सीआरपीएफ जवान ने यह बताया है कि उन्हें आईईडी की तरफ आदिवासियों ने भेजा था, यानी कि वो आदिवासी या तो खुद विद्रोही थे या फिर उनके साथी थे। हम उनके बहुत करीब है सर। आप लोग वेट कीजिए, we'll get back on that। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या देख रहा है? तेरे में तो हर वक्त आग लगी रहती है। एक बार जा ले जा, बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो मुझे। आवाज बंद, नहीं तो जान से मार दूंगी। हम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। मैं अपनी पूरी फोर्स बुला लेता हूँ, 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2-4 विद्रोहियों को छोड़कर आप बाकी लोगों को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये कोई बाहर या सरहद पार से आने वाले कोई यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं है जो आप पहचान लेंगे। ये हमारे बीच रहते हैं, आम आदमी हैं जो भटक के विद्रोही बन गए हैं। वो हमारे बीच छुपे रहते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इनको ठीक से पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। जैन सर। जय हिंद सर। राकेश, क्या लगता है तुम्हें आखिर लोग चाहते क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। उन्होंने हमारे कुछ जवान और एक आम आदमी को मारा है सर, और बाकी लोगों को अगवा कर लिया सर। अब ये सारे के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिरौती नहीं आई है सर। वो कुछ भी कंडीशन रख सकते थे लेकिन वो चुप बैठे हैं। और जो बात मुझे ज्यादा खटक रही वो कि
इन्होंने फॉरेन मेड आईडी का इस्तेमाल कैसे किया सर? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि हम और सीआरपीएफ की कंबाइंड टीम काम करे सर। हम लोग पैदल जाएं, अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से कार्यवाही करें। ठीक है, आप लोग अपनी कार्यवाही कीजिए। सर हमें एक ड्रोन की टीम मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। दैट कैन बी अरेंज्ड। वंडरफुल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम लोग अंधे। पर मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज कल शाम तक मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपडेट करते रहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। वो तेरी बीवी को नोचता रहता है और तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? लानत है तेरी मर्दानगी पर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं खुद मर जाती, नहीं तो उसको मार डालती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। मैं कब कह रही हूँ आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। देख, तू अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा मत बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। और हाँ, मेरे साथ तेरे बच्चे की भी जान जाएगी। मैं अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। लगता है वो लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए होंगे? हाँ, और घने जंगलों में। चल, तुम दोनों जाओ और अंडरग्राउंड रहना। जगदलपुर चलते हैं, तब तक पुलिस वालों का ध्यान गांव की तरफ है ना। हम शहर की तरफ निकल जाएंगे और बहुत दूर। ठीक है, चलो। मेरा फोन कोई ट्रेस कर भी रहा है या नहीं? थोड़ा ऊपर जाओ। बोलो। पता नहीं कहाँ छुपे। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक मिनट। नीचे लो। टेक इट डाउन। फर्दर। ये देखो, बॉडी लग रहा है नहीं? यस सर। हाँ, चलिए इसको। सर, हाईवे पर जली हुई 3 लाशें मिली है। विद्रोहियों, आपको किसी बात का शक है? हाँ है। शक ये है कि अगर इन्हें मारना ही था तो जलाया क्यों? यहां से मुझे ओ माय गॉड, ये तो कलेक्टर सर का मैसेज है। हाउ? विकास, इस नंबर को ट्रेस करो। कलेक्टर सर का मैसेज है। राजदीप, जस्ट गो अहेड। या चीते के साथ ना चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलते कलेक्टर। निकाल फोन, निकाल। हाँ, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद हो गया है। इसका नंबर ही है, कलेक्टर सर का ड्राइवर का, जिसे मार दिया गया है। और सर, हमारे पास ये भी खबर है कि विद्रोही ने एक कपल को मारा और उनकी गाड़ी में कलेक्टर साहब को लेकर फरार हो गए। सर, वो मोबाइल आखिरी बार जगदलपुर के पास के ही गांव में एक्टिव था। जगदलपुर के पास मतलब शहर के करीब? व्हाट इज हैपनिंग? उनकी गाड़ी शहर की तरफ जा रही है और हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं। अरे क्या गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ? इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग शहर की तरफ जाएं। गांव और जंगल का मोर्चा हम संभाल लेंगे। अरे रॉबी, बाहर गए हुए हैं वो लोग। नहीं माँ, वो अंदर ही है। अरे देख, ये दूध पड़ा है, अखबार पड़ी है, ताला भी लगा है ना। माँ, पर मैं कह रहा हूँ ना, वो अंदर ही है। वो मुझको उल्लू नहीं बना सकती। रॉबी, तू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है। देख, कोई घर पर नहीं है। अब तू चल, मुझे बहुत सारे काम है। चल। अरे तू चल ना। अच्छा हुआ बाहर से ताला लगवा दिया, नहीं तो ये लड़का मिशन पूरा होने से पहले ही फंसा देता। शुक्रिया।
हाँ मास्टर साहब। बिरसा, कलेक्टर साहब की एक उंगली में शादी की अंगूठी है। समझ गया। लेवल 3 शुरू। मिशन जिंदाबाद। कि उंगली काट कर भेजिए। What? Oh my God! उनकी पत्नी सदमे से बेहोश हो गई और अब तक सदमे में है। शाम को 5 बजे शहीद स्मारक का लोकार्पण है। उसके बाद करीब 4 बजे मैं कलेक्टर साहब के घर जाना चाहूंगा उनकी पत्नी से मिलने। सर, क्या ऐसे में लोकार्पण करना सही होगा? सीएम साहब का फोन आया था। उनका कहना है कि अगर हम लोग लोकार्पण नहीं किए तो विद्रोहियों को लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें एग्रेसिव होना ही होगा, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इनफैक्ट उनका तो सजेशन है कि मैं इस लोकार्पण समारोह में कलेक्टर साहब की पत्नी को भी साथ ले जाऊं। कुछ मिनिस्टर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इससे पब्लिक पर एक स्ट्रांग असर पड़ेगा कि कलेक्टर साहब की पत्नी, जिनके पति खुद किडनैप्ड है, वो सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी होकर इस शहीद स्मारक को लोकार्पण कर रही है। इनफैक्ट अगर उनकी बेटी भी साथ आ जाए तो हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एसपी राकेश से कहता हूँ कि उनसे जाके मिले और उन्हें लोकार्पण में आने के लिए कन्विंस करें। वैसे भी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमें पब्लिक को हिम्मत देनी है और शायद उनकी हिम्मत से हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए। यस सर। ठीक है सर, मैं मिसेस कलेक्टर से जाके डायरेक्टली मिलता हूं सर। डोंट वरी, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए। जी सर। अरे क्या हो रहा है साहब? मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जाओ इधर से। मिशन जिंदाबाद। तुम्हारी मम्मी से मिलना है। नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। देखो, मैं समझ सकता हूँ जो कुछ हुआ है उसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। आप कौन? ये मेरे मामा जी। अच्छा, देखिए, मैं होम मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ। वो चाहते हैं कि मैडम उनके साथ एक इनॉग्रेशन के लिए जाए। इसे को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं कलेक्टर सर के घर से वापस तो आ गया था, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही थी। कलेक्टर सर के रिश्तेदारों का अपीयरेंस और एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो लोग वो नहीं थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। यस सर। ये कलेक्टर साहब के साले करते क्या हैं? सेंट्रल रीजन के मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है वो। और उनकी धर्मपत्नी? उनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और वो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हैं। कई जगहों पर परफॉर्म करती हैं। थैंक यू। रॉबी, तुम यहाँ मुंह फुला के बैठे हो। अरे वहाँ पापा ने तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी की टिकट बुक कराई है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या आप अपने पड़ोसी विजय और उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। उनकी जो बेटी है ना पिंकी, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे? हाँ, मेरी बात हुई थी फोन पे गीतिका से। वो बता रही थी कि वो जगदलपुर में है। वहाँ के जो कलेक्टर है ना, वो विजय जी के जीजा जी हैं, तो वो उन्हीं के घर गए हुए हैं। क्या हुआ था सर? देख समझ, मैं जानबूझकर शहर की तरफ आया हूं ताकि हम पकड़े जाएं और जल्द से जल्द इस झंझट से छुटकारा मिले। कैसे मिलेगा? बिरसा तो हमारे साथ रहेगा ना। कुछ नहीं हो सकता, वो पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगेगा। देख कर रिया, मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है ना, इसकी क्या गलती है? इसने तो तब दुनिया भी नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया देख भी पाएगी। तो तू ही बता मैं क्या करूं? पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। और बिरसा ऐसे करने देगा? और हमने सरेंडर कर भी दिया तो क्या होगा?
वो लोग हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। हमारा बच्चा जेल में पैदा होगा और वही जिंदगी भर सड़ता रहेगा। तुझे अच्छा लगे? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं जैसा कहूँ तुम अगर वैसा करो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बच्चे तुम सबको बचा लूंगा। मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मास्टर कौन है और कहाँ मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? हमने जो भी किया अपने मिशन के लिए किया। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें चाहिए मिनिस्टर। बस एक बार मिनिस्टर इधर आ गया, इधर मिनिस्टर खत्म और उधर तुम्हारा पति रिहा और तुम्हारे भाई की बीवी और बच्ची भी। पकड़े जाने का कोई गम नहीं है हमें। शेर का जिगर रखते हैं, शेर का। बिल में छुपकर गांव वालों और पुलिस वालों का खून बहाते हो और खुद को शेर कहते हो। असली शेर तो वो पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले हैं जो बिहार में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करते हैं, जो दिन रात जान हथेली पे लेकर तैनात रहते हैं। वो है शेर। तुम सुनना नहीं है? थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचाया। एंड ऑफिसर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। सर, जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेस तो होना ही था। व्हाट्स ए कमांडेंट? विद्रोहियों ने हमें उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अगर इन सब में हमसे जरा सी भी चूक हो जाती तो मिल से सर की जान जा सकती थी। रेडियम ने पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने हमारी चाल हम ही पे चली थी। भले ही वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमें इस बात की दस्तक सुननी चाहिए थी कि जिस विद्रोही पे हम यकीन करने जा रहे थे वो वाकई में यकीन करने लायक है भी या नहीं। कलेक्टर सर को यह दस्तक पहचाननी चाहिए थी कि जब यहां का माहौल पहले से ही खराब था तो उन लोगों के बीच जाना खतरनाक हो सकता था। खैर, इस खतरे के बीच रहकर भी कलेक्टर सर ने जिस सूझबूझ से काम लिया, अपनी जान बचाई और करिया और झुमकी को अपराध के अंधेरे से बाहर निकाला, वो काबिले तारीफ था। मुझसे भले ही रेडियम को पहचानने में एक बार चूक हो गई हो, लेकिन बाद में मिलने वाली दस्तक को मैंने नजरअंदाज नहीं किया कि वो हमें गुमराह करने की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। और यकीन मानिए कि हम अपराधियों को पकड़ने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें सजा नहीं दिला पाते हैं। कमी हमारे सिस्टम में नहीं है, कमी है तो गवाहों की और सबूतों की। लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं मानते और पूरी कोशिश करते हैं कि अपराध और अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचा सके। रेडियम मुंडा के खिलाफ न तो हमें कोई पुख्ता सबूत मिला है और न ही अभी तक कोई गवाह। यह कोर्ट ये फैसला लेती है कि रेडियम मुंडा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आजादी मुबारक हो। धन्यवाद। एसपी साहब मिलना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। भाई, शहर के एसपी साहब मिलना चाहते हैं, जब आप कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। हाँ, कम आओ, बैठो। कैसे हो भाई? बस दुआ है आपकी। वैसे तो ये मीटिंग एक अनऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे हम ऑफिशियल कर सकते हैं। सर, ये चूहे बिल्ली का साथ तो होता है, मगर ये हनीमून कपल्स की तरह हाथों में हाथ नहीं अच्छा लगता। 3 बार कड़ी मेहनत करके आपने पकड़ा मुझे, मगर अफसोस
एक बार भी कुछ साबित नहीं कर सके। यक्कर, और ये खुशी तुम जो मुझे दिखा रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि पुलिस वालों के हाथ कानून से बंधे हुए हैं। तो तुम तो फ्री हो गैर कानूनी हथकंडों के लिए। लेकिन जरा सोचो, अगर पुलिस वाले भी तुम्हारी तरह गैर कानूनी हथकंडे करने लगे, तुम बचोगे नहीं। टुकड़े टुकड़े करूंगा कहीं ढूंढ के निकल। जी सर। एसपी साहब को बोलो अपने गुस्से पे काबू रखे। ओके सर। पुलिस वालों क्या है? रखो। सर चाय ज्यादा गर्म है, फूंक कर पीजिएगा। Come on राकेश, you have to do it. बिस्किट चाय में डूबने के बाद कैसे नरम हो जाता है ना। अब तुरंत नहीं खाओगे तो ये फिर ये चाय में फिर से गिर के डूब जाएगा।